हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। और प्रियम्बल हमें याद ही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल इट्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इसके बाद हमने फिर पढ़ा था जो हमारे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है। और फ्रेटर्निटी के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमको अपने देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी लानी है। और इसके बाद फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम अपने आप को, संविधान को 26 नवंबर 1949 को देते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये था प्रियम्बल का सार। और प्रियम्बल याद होना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार आप प्रियम्बल याद कर लीजिएगा। हम भारत के लोग वाली जो लाइन है, तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रियम्बल में क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ दे रखा है। देखो, प्रियम्बल आपकी बुक में मिल जाएगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भारतीय संविधान का आइडिया है वो कहाँ से आया? तो भारतीय संविधान का आइडिया लिख लीजिएगा, वो आया यूएसए से। आइडिया जो था वो आया यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, हमारे जो भारतीय संविधान की भाषा है, लैंग्वेज है, वो किस पर आधारित है? तो हमारे जो भारतीय प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, यानी कि जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के रूप में आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के जैसे संविधान में लिखा हुआ है, ऐसी ही हमने लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना का मूल उद्देश्य होता है कि आपके उस अंदर संविधान में, या कोई भी प्रस्तावना किसी भी चीज की हो सकती है, किताब की हो सकती है, किसी नोवेल की हो सकती है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये हमको प्रस्तावना बताती है। तो सेम एज एक एन ए पालखी वाला थे, एन ए पालखी वाला, इंपोर्टेंट नाम है, लिख लेना, एन ए पालखी वाला। इन्होंने बोला था, एन ए पालखी वाला ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हमारी प्रस्तावना है ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एन ए पालखी वाला बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पहचान पत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान का पहचान पत्र क्या है, तो वो प्रस्तावना है। ठीक है, आप जिसे देख करके समझ जाओगे कि हमारे संविधान में अंदर क्या होगा, उसे बोलते हैं हम पहचान पत्र। यानी कि बाहर से देख कर समझ जाओ, आइडेंटिटी कार्ड जो लटका हुआ है, कि ये कौन है, कैसा है, क्या काम करता है। किसने बोला था? एन ए पालकी वाला ने बोला था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में ये क्वेश्चन लगातार आता रहता है। इसके बाद बात आती है कि जो हमारी प्रियम्बल है वो आया कहां से, यानी कि उसका बेस क्या था। तो जो इस प्रियम्बल का बेस था, बेस मतलब आधार, जो इस प्रियम्बल का आधार था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव किए थे? ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने कल की क्लास में और परसों की क्लास में लगातार 2 क्लासेस में पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाए थे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, कितनी तारीख को लेकर के आए थे? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। और ये संविधान सभा की बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन सी बैठक थी? एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक थी, थर्ड मीटिंग थी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को कौन सी मीटिंग थी? थर्ड मीटिंग थी। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। सेकंड मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और थर्ड मीटिंग कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को ये हुई थी हमारी थर्ड मीटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को आए और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुए थे। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि भाई हमारा संविधान जो है, जो भारत है, वो सॉवरेन यानी कि संप्रभुत्व कंट्री होगा, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश होगा, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य देश होगा। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? संविधान के प्रस्तावना में मिलती है। और प्रस्तावना में भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये हम चीजें लेकर के आए थे।
इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो जो हमारी प्रस्तावना है इसमें अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है। अभी तक प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है और वो जो संशोधन हुआ है वो हुआ है मतलब एकमात्र संशोधन, और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन एक्ट, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था ये? 1976 में। इसका एक दूसरा नाम भी बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसे दूसरे टर्म में बोला जाता है लघु संविधान, जिसे दूसरे टर्म में बोला जाता है लघु संविधान। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है लघु संविधान। एकमात्र संशोधन हुआ था और इस संशोधन में हमने अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजें ऐड करी थी, और ये 3 चीजें जो थी वो थी सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्षता, और एक और चीज ऐड करी थी लास्ट में, इंटीग्रिटी। लास्ट में ऐड करी थी इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 चीजें हमने इस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड करी थी। बाद में बात करेंगे कि अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व्ड वाला चीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इसके बाद प्रियम्बल में क्या आता है, तो वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद प्रियम्बल में क्या आता है, देखो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल का बेस क्या है, डिस्कस किया था प्रियम्बल का बेस क्या है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है, यानी कि प्रियम्बल को बनाया किसने है। यहाँ पे हम प्रियम्बल का सोर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं प्रियम्बल के सोर्स की बात करूं तो जैसा कि उसमें पहली लाइन ही लिखी होती है कि जो प्रियम्बल का सोर्स है यानी कि स्रोत है वो कौन है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये भारत के लोग जो हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने ही अपना संविधान बनाया है, ऐसा हम मानते भी हैं और बनाया भी है। ठीक है, तो भारत के लोग जो है वो इसका स्रोत है, भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सबसे पहली बात आती है। इसके बाद फिर हमारी जो प्रस्तावना है एक दिखाती है सोर्स, यानी कि पहला उसने बता दिया कि हमारा सोर्स क्या है। दूसरी बात बताती है कि हमारे भारत का संविधान है कैसा, हमारे भारत का संविधान है कैसे, यानी कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं भारतीय संविधान की। तो कैसा संविधान है हमारा, देखो हम कैसे हैं, सॉवरेन, यानी कि हम कैसे हैं, सॉवरेन, संप्रभुत्व वाले देश हैं, हम संप्रभु वाले देश हैं। ठीक है, इसके बाद वो बताता है कि भाई हम सोशलिस्ट हैं, हम कैसे हैं, सोशलिस्ट, कैसे हम, समाजवादी। इसके बाद फिर वो बताता है हमें सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। इसके बाद फिर बताता है हमें डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक। और इसके बाद फिर वो बताता है हमें रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। इन्हीं अभी सब सारे जो शब्द हैं इनको भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वो बताता है फिर हम कौन है, गणराज्य। इसके बाद ये एक और चीज बताता है हमारे संविधान की हमने संविधान को एक्सेप्ट कब किया, हमने संविधान को फॉलो कब किया। तो अभी वो बात आई थी 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था, यानी कि संविधान को माना था, संविधान को माना था कि भाई ये हमारा संविधान होगा। और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। यानी कि एक और चीज अगर आप देखोगे तो 26 इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, इसी दिन संविधान दिवस
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ये थे संविधान प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद इन शब्दों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं। एक और 2-3 कीवर्ड्स और हैं इसमें, जो लिबर्टी, एक्सप्रेशन वगैरह, यानी कि आज़ादी, जस्टिस, न्याय, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कर लेते हैं कीवर्ड्स ऑफ द डिस्कशन। सबसे पहला जो कीवर्ड आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। डिस्कस कर लिया, हम भारत के लोग कैसे हैं। सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमको की टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है सॉवरेन, यानी कि संप्रभुत्व। हर एक की टर्म के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुत्व देश का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। यानी कि सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब ये है कि मेरी मर्जी, ठीक है, मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी दबाव, बाहरी एजेंसी या इस तरह की कोई भी एजेंसी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती कि मुझे यही काम करना है। और यहाँ मेरा मतलब भारत देश से, ठीक है। कोई भी बाहरी देश, विदेश यानी कि, या कोई भी बाहरी संस्था जैसे कि WTO, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, UNO वगैरह, या कोई भी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NATO वगैरह, ठीक है, ऐसे कोई भी, या चाइना, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री हमारे देश पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकती कि तुम अपने देश में ये चीज करो, ठीक है। यानी कि और सोवरेन होने के ही नाते हम किसी देश को अपनी टेरिटरी दे सकते हैं, और किसी, यानी कि किसी देश को अपनी जमीन दे सकते हैं, और किसी देश से जमीन ले सकते हैं। ये भी हमारा संप्रभुत्व होने का एक अधिकार है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूं संप्रभुत्व होने का मतलब क्या है, और इसका एक और मतलब है कि हम किसी, कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता, और हम भी किसी पे डिपेंड नहीं है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम किसी पर डिपेंड भी नहीं है, यानी कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। नॉट डिपेंडेंट, नॉट ए डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है हिंदी में, मतलब ना ही निर्भर है, ना ही किसी के गुलाम है। ना ही निर्भर है, ना ही किसी के गुलाम है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है सॉवरेन पे, यानी कि संप्रभुत्व देश पे एक आंच आती है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में कॉमनवेल्थ नेशंस को बोल दिया था कि भाई हम कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा बनेंगे, तो क्या, और जो कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा बनता है वो वही बनता है जो ब्रिटिश का गुलाम रहा हो, अगर लास्ट के 2 कंट्रीज को छोड़ दिए जाए, क्योंकि जो लास्ट के 2 कंट्रीज थे वो ब्रिटिश के गुलाम नहीं थे, और जब भी वो कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर ऐसी चीज थी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज बोली थी कि कॉमनवेल्थ नेशन का प्रेसिडेंट अलग होगा, सब चीज अलग होगी, वो हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। सेम एज यूएनओ, अगर आपने यूएन ऑर्गेनाइजेशन सुना हो, वो भी हम पे दबाव थोड़ी डाल सकता है, बेशक हम उसका हिस्सा है, लेकिन वो हम पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है। ये था इसका मतलब, यानी कि जो हमने कॉमनवेल्थ 1949 में, ये क्वेश्चन आता है, लिख लो कॉमनवेल्थ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन 1949। ये संप्रभुत्व का ये नहीं है कि इससे हमारी सॉवरेनिटी जो है, यानी कि जो संप्रभुत्व है वो खतरे में नहीं आती। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशलिस्ट। हिंदी सबको पता ही होगी, समाजवाद। देखो सोशलिस्ट का क्या अर्थ होता है। सोशलिस्ट का भारतीय संविधान के आधार पर अर्थ है कि गरीब को भी उतना मिले जितना अमीर का, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, या जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो सबके पास उतनी ही जाए, सबको बराबर अवसर मिले,
ठीक है, और सबके हिस्सों में बराबर बराबर चीजें आएगी। ये होता है समाजवाद का जो भारतीय समाजवाद। समाजवाद दो तरह का होता है, एक होता है कम्युनिस्ट समाजवाद और एक होता है इंडियन सोशलिस्ट यानी कि भारतीय समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद की एक अलग अपनी धारणा है। और अगर मैं बोलूं भारतीय समाजवाद दो चीजों का हिस्सा है। भारतीय समाजवाद जो है एक मार्क्सिज्म का और एक गांधीयन प्रिंसिपल का, लेकिन हमारा जो ज्यादा झुकाव है वो गांधीयन प्रिंसिपल की ज्यादा तरफ है, यानी कि जो गांधी जी का समाजवाद है उसकी ज्यादा तरफ है। हालांकि हमने थोड़े से जो फैक्टर हैं, एक दो की फैक्टर मार्क्स समाजवाद से भी हम ले चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि सभी को बराबर, सभी को बराबर हिस्सा। वो हिस्सा इकोनॉमी में भी हो सकता है, वो हिस्सा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी होगा, नेचुरल रिसोर्सेज में भी होगा। और जो हमारे समाजवाद का कंसेप्ट है, हमारे समाजवाद का जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले किसने अपनाया था? तो ये आईएनसी यानी कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आईएनसी ने 1955 में अपने अवार्डी सेशन में, एक अवार्डी सेशन हुआ था 1955 के अवार्डी सेशन में, बोला था कि भाई जो हमारा भारतीय संविधान होगा वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर निर्भर होने वाला है। यानी कि जो हमारा समाज का एक तबका होगा वो समाज का तबका समाजवाद पर निर्भर करेगा। ये ऐसा इन्होंने बोला था। ये चीज समझ आई नहीं आई? सोशलिस्ट वाली चीज समझ आई कि नहीं आई? और एक और चीज पता होगी आपको कि ये जो सोशलिस्ट वाला टर्म है ये कब ऐड हुआ था संविधान में? सोशलिस्ट वाला टर्म जो है ये कब ऐड हुआ था संविधान में? तो ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन नियम यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि कब ऐड हुआ था, और इसे ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी, ये सोशलिस्ट वाला हिस्सा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सेक्युलरिज्म। पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल यानी कि राष्ट्र धर्म जो है वो इस्लाम है। भारत का राष्ट्र धर्म कौन सा है? इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कोई भी नहीं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, यही है अपना सेक्युलरिज्म। लेकिन अब आप एक और चीज देखोगे कि अपना जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा सा अलग है। भारतीय संविधान के अनुसार हर एक तबके को यानी कि हर एक धर्म को उसके अनुसार हिस्सा भी मिलेगा, टैक्स में भी हिस्सा मिलेगा, और हर एक धर्म का प्रचार प्रसार भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य या जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बराबर करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ज्यादा प्रमोट कर दे और किसी एक धर्म को कम करे। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि हम किसी भी प्रकार के धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। देखो, धर्म में भेदभाव करना दो तरह का होता है। एक तो होता है धर्म खत्म कर दो, एक तो होता है जो हमारा रिलीजन है यानी कि जो धर्म है उसे आप खत्म कर दो, एक होता है सभी रिलीजन को बराबर कर दो, सभी रिलीजन को बराबर कर दो। तो हमने जो अपने धर्म है सभी को बराबर कर दिया। चाइना जैसा नहीं किया कि हमने धर्म खत्म कर दिया, वो भी सेक्युलरिज्म है। अगर आप हर एक धर्म को खत्म कर देते हो सेक्युलरिज्म, या सभी धर्मों को बराबर कर देते हो सेक्युलरिज्म। तो अपना जो इंडिया सेक्युलरिज्म है उसने सभी धर्मों को बराबर किया हुआ है। तो अपने यहाँ पे सेक्युलरिज्म यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम सभी धर्मों को प्रमोट करेंगे, यानी कि सभी धर्मों में बराबर की समानता रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन, सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फॉर
ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर का, क्या बोलते हैं, स्टेटस का मतलब सभी धर्मों को बराबर का अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप हिंदू हो तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, अगर आप मुसलमान हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा अपने इसमें सेकुलरिज्म में नहीं होता है। ये भी कब ऐड हुआ था संविधान में, 42वें संविधान संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तीन चीजें ऐड हुई थी इससे। अभी जो एक चीज हमने पढ़ी थी सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सोशलिस्ट समाजवाद, एक चीज हमने पढ़ी थी सेक्युलरिज्म यानी कि ये धर्मनिरपेक्षता, और एक चीज हमने पढ़ी थी इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये तीन चीजें ऐड हुई थी 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। 4 बार इसलिए बता दिया, पेपर में आता है, छपता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेमोक्रेसी। हिंदी क्या होती है, लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक का मतलब ही यही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो अब्राहम लिंकन साहब बोलते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के समर्थन में। ठीक है, तो ये एक होता है डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, लोकतंत्र दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट इसे भी लिख लो, ये दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, है ना। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मान लो अगर आपको कोई फैसला लेना है, अगर आप देश हो और आपको कोई फैसला लेना है, ठीक है, तो वो फैसला जनता सीधे वोट करेगी कि ये फैसला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसी फैसले पे अपने प्रतिनिधि अलग चुनेगी लेकिन उस फैसले पे वोट करेगी। ठीक है, और मान लो जनता को लगे कि आज हमारा प्रधानमंत्री बेकार है, तो वो जनता तुरंत वोट करके उस प्रधानमंत्री को हटा भी सकती है, उनके लिए कोई टेन्योर वेन्योर नहीं होता है ना। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी है, हमने क्या किया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अपने जनप्रतिनिधि चुन लिए एक बार, और वो जनप्रतिनिधि नॉर्मली, ज्यादातर नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अब 5 साल में वो जो फैसले लेंगे वो सारे जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर ले लेंगे। वो मानेंगे कि हम मानते हैं कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो हम ही हैं। ठीक है, वहां पे इतने सारे लोग नहीं जा सकते, इसीलिए वो जनप्रतिनिधि 1 लाख लोगों का, 1 करोड़ लोगों का एक बन के चला गया, और वो जो एक जनप्रतिनिधि है वो 1 करोड़ लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इनडायरेक्ट, अब हमने उसी जनप्रतिनिधि को भेजा है तो वो हमारी बात रखेगा ना, ऐसा मानते हैं, रखे ना रखे वो बात अलग है। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अच्छा, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैं आपको डेमोक्रेसी के 3-4 एग्जांपल दे देता हूं, हम कैसे बोलते हैं कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब, जो भी आप 18 साल से जब भी ऊपर के हो जाओगे, आप 18 साल से ऊपर के हो जाओगे, आप वोट करोगे, आप वोट करने वाले हो निश्चित रूप से, आप में से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, निश्चित रूप से जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करके, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये जो सारी चीजें, जैसे आर्टिकल 325 और आर्टिकल नंबर 326 में ये चीजें आपको गिवन है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे किसका हिस्सा है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं इसी डेमोक्रेसी की बात कर दूं तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र 3 टाइप का हो सकता है। ये जो लोकतंत्र है ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो सकता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, और ये पेपर में आती भी है, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल के बिना नहीं चल सकती, सोशल इकोनॉमिकल के बिना नहीं चल सकती, और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल के बिना नहीं चल सकती, यानी कि ये आपस में तीनों इंटरलिंक है, ये आपस में तीनों इंटरलिंक है। ठीक है, ये आपस में तीनों इंटरलिंक है, ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि राजनीतिक लोकतंत्र, सोशल लोकतंत्र और इकोनॉमिकल लोकतंत्र जो है ये तीनों आपस में इंटरलिंक है, ये किसी एक के बिना नहीं चल सकते। इसी में एक और चीज हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, 3 चीज आती हैं इसमें, नेक्स्ट मिटा के कर लेते हैं।
डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। 3 चीजें हमने टर्म पढ़े थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आजादी, समानता, भाईचारा। 3 चीजें पढ़ी थी हमने। जब हम पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये लिबर्टी किस किस के लिए हमें, थॉट यानी कि विचार, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, व्यक्त करना, कुछ भी अगर आप व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। बिलीफ का मतलब विश्वास, फेथ का मतलब आस्था, और वर्शिप का मतलब पूजा। इक्वलिटी किस किस की है हमारे पास, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी मतलब आपका स्टेटस क्या है, उस टाइप का स्टेटस होता है, हिंदी पता नहीं, ठीक है। और इसके बाद भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा है ही है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये लिबर्टी इधर से इक्वलिटी से लिंक है, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी से लिंक है, और ये तीनों आपस में इंटरलिंक है। यानी कि अगर लिबर्टी नहीं होगी तो इक्वलिटी नहीं हो सकती, इक्वलिटी नहीं होगी तो फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा नहीं हो सकता, और भाईचारा नहीं हो सकता तो लिबर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 चीज है तो तीसरी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अगर डेमोक्रेसी होगी तो उसमें आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। वहां भाईचारा भी होगा, वहां समानता भी होगी, वहां आजादी भी होगी। ये 3 चीजें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली थी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल को मार देगी। मान लो अगर उसे आप कोई आजादी नहीं देते हो, मर सही गया। अगर आप उसे समानता नहीं देते हो तो इससे ज्यादा आप मार क्या सकते हो। अगर वो भाईचारे में नहीं रह सकता तो निश्चित रूप से कत्ल होंगे ही होंगे। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये यहाँ पे हमने डील कर लिया, ठीक है। और एक और चीज बता दूं यहाँ पे, जो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की हमें आजादी है ही है, इसमें कोई 2 राय है नहीं। और तो ये थी हमारी सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम जो डेमोक्रेटिक के बाद चीज डिस्कस करने वाले हैं वो रिपब्लिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ब्रिटेन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो वहाँ पे जो अधिकार होता है, वहाँ का जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो वहाँ के एक जो उनकी पुरखों की पोजीशन चली आ रही है उसी आधार पे, कोई रानी हो राजा हो, ठीक है, वो अपने मतलब जो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, जैसी उनकी प्रीवियस जनरेशन होती है, जो उनकी पिछली पीढ़ी होती है, उसी पीढ़ी का अगला सदस्य वहाँ का राजा बनने वाला है, ठीक है। राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो भारत में दे रखी है, रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है कि आपका जो हेड है, आपका जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए। आपका जो मुखिया है यानी पूरे देश का जो मुखिया है वो इलेक्टेड यानी कि चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश का मुखिया कौन है, हु इज द नॉमिनल हेड। 2 हेड है अपने देश में। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने रियल हेड जो है, रियल हेड जो बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। और जो नॉमिनल हेड बोलते हैं वो हम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को बोलते हैं। जो नॉमिनल हेड बोलते हैं वो हम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो भी कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है, इसके साथ एक और चीज ऐड कर लो, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला नागरिक जो है वो प्रेसिडेंट होगा। भारत का पहला नागरिक जो है वो प्रेसिडेंट होगा। ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, नॉमिनल हेड होता है। तो अपने यहाँ पे जो मुख्य हेड है वो प्रेसिडेंट है, और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। यानी कि ये भी ऐसा नहीं है कि अगर इसके पिताजी राष्ट्रपति थे तो ये भी राष्ट्रपति बन गया, है ना। ये जनता द्वारा, और जनता अपने एमएलए एमपीज को चुनती है, और एमएलए एमपीज मिलकर के यानी कि विधायक और सांसद मिलकर के
राष्ट्रपति को चुनते हैं। और जो पीएम होता है इसके तो डायरेक्ट इलेक्शन होते ही होते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि जनता सीधे तो नहीं चुनती, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन में माना जाता है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ती है ना। हालांकि एमपीज मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और वो नेता प्रधानमंत्री माना जाता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का ये फॉर्मूला, लेकिन हम इसे डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं आम भाषा में, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन से अलग करने के लिए, प्रेसिडेंट से अलग करने के लिए। अपना हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अब ऐसा थोड़ी रामनाथ कोविंद का बेटा अगला राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में ऐसा ही होता है कि उनका अगला बेटा, क्वीन एलिजाबेथ का अगला बेटा या बेटी जो भी है, वो इस देश का हेड बनने वाला है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ऐसा हेड नहीं होता, इलेक्टेड हेड होता है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसे रिपब्लिक बोल दिया। इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है जस्टिस, न्याय। हम किसी भी रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इसके आधार पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि आपके निवास स्थान, इन सब चीज के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। सभी को बराबर न्याय मिलेगा, सभी को बराबर न्याय के अवसर मिलेंगे, ये हमें जस्टिस में दिया हुआ है। ठीक है, जस्टिस वहां पे हमने 3 तरह का जस्टिस पढ़ा था। अभी जो मैंने बात करी थी आपसे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यानी कि आर्थिक, सामाजिक न्याय, हमने 3 तरह का जस्टिस पढ़ा था। कौन कौन सा था? सोशल, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि आप किसी भी जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। ये होता है सोशल जस्टिस, यानी आप समाज के आधार पर, ऐसा नहीं है कि अगर वो समाज के किसी और तबके का हिस्सा है तो आप उसके साथ भेदभाव करने लगे, आप उससे पीटें, आप ऐसा नहीं कर सकते। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी भी तरह के, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति से रखता हो, ठीक है, या किसी भी तरह का अगर कोई भी भारत का नागरिक है, तो आप उसके साथ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई तुम चुनाव में नहीं खड़े हो सकते या तुम चुनाव में वोट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो बाध्यताएं वो अपने आप में हो सकती हैं, और वो बाध्यता हो सकती है, जैसे अगर आप जेल में हो तो वोट नहीं कर सकते, है ना, इलेक्शन तो लड़ सकते हो जेल में हो तो, या अगर आप आतंकवाद के हिस्सा बन चुके हो तो आप वोट नहीं कर सकते, वो बाध्यताएं अलग हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह की पॉलिटिकल, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस जाति से हो तो आप ये वाली पोस्ट नहीं संभालोगे, आप इस जाति से हो तो आप पीएम नहीं बन सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप अगर कोर्ट में केस लेके जा सकते हैं, तो कोर्ट आपको, यानी कि जो कानून है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम गरीब हो, हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे। ये था जस्टिस का एक मतलब। और मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, एक और टर्म आ जाता है स्पेशली बड़े एग्जाम्स के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है वो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को बनाकर मिलता है। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को हम मिलाकर के बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये चीजें आपकी इकोनॉमिकल में ये नहीं हो सकता भाई अंबानी जी हैं तो ये इस वाली नदी का पानी पियेंगे, ठीक है, और तुम इस वाली नदी का पानी नहीं पी सकते, ऐसा कुछ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो जस्टिस वाले जो तीनों टर्म है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिए हैं। किससे लिए हैं? ये जो तीनों टर्म है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो जस्टिस है, ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रसिया के आंदोलन से उठाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ये वाला कौन से रिवॉल्यूशन से हमने ये चीजें ली हुई हैं। जस्टिस मेरे हिसाब से खत्म हो गया। इसके बाद लिबर्टी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लिबर्टी का मतलब आजादी। ठीक है, आपकी आजादी कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, लेकिन बाध्यताएं वो है, वो हालांकि हम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में सब में पढ़ लेते हैं कि किसी भी समाज के नियमों का आप उल्लंघन नहीं करोगे, संविधान के नियम का उल्लंघन नहीं करोगे, ये लिबर्टी में आ जाता है। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वो समाज की हेल्थ के लिए नुकसानदायक, हेल्थ का मतलब है समाज के एक जो क्रम चल रहा है उसके लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि दोबारा बात करने की जरूरत है, और मैंने इक्वलिटी में भी 2 चीजें बताई थी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
यानी कि आपकी जो स्टेटस है और आपके जो अवसर मिलने वाले हैं आप उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अवसर का मतलब है अगर एक पोस्ट निकली है सरकारी टीचर की, ठीक है, रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन की आप बात करोगे कि भाई यहाँ रिजर्वेशन तो हमें मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी अवसर है। तो जो रिजर्वेशन होता है यानी कि जो आरक्षण होता है, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो आरक्षण होता है उसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक भेदभाव। वो समाज के उत्थान के लिए जरूरी माना जाता है, ऐसा रिजर्वेशन वाले लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, सरकारी स्कूल में एक टीचर की पोस्ट निकली है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस जाति से हो तो भाई आपको नहीं लिया जाएगा, है ना, या आप इस तबके से हो तो आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा रिजर्वेशन को हटा के, ठीक है। ये चीजें अगर मान लो आप एप्लीकेबल हो और आप तो उसके लिए एकदम क्वालिफाइड हो तो आपको निश्चित रूप से वो नौकरी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। ये होता है इक्वलिटी का टर्म, ठीक है। इसके बाद ये जो इक्वलिटी में, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फिर लिबर्टी की। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो तीन टर्म है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, नौवां टर्म आता है इसके बाद फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और ये जो तीनों टर्म है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों टर्म लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हरियाणा पब्लिक सर्विस एग्जाम कमीशन वाले, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो एग्जाम होता है 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि भाई ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो शब्द है, यानी कि ये आज़ादी, ये समानता और ये भाईचारा, ये तीनों शब्द किस आंदोलन से लिए गए हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तीनों शब्द लिए गए हैं, ठीक है। इक्वलिटी आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो? आर्टिकल 14, 15 इस सब में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, सब में इक्वलिटी दी हुई है, ठीक है। भाईचारा, आपको भाईचारा मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य। कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य? 51A पार्ट 4A में, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ये सारी चीजें हमको वहां पर दे रखी हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेटर्निटी अगर खत्म हो जाए, फ्रेटर्निटी का मतलब यही है कि हमको ऐसा नहीं है कि भाई हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, हम इसके आधार पर भेदभाव करें, ठीक है, या ये इस वाले गांव से आता है तुम इस वाले गांव से आते हो, इस वाले आधार पर भेदभाव करें, कस्बे के आधार पर, जिले के आधार पर, किसी भी टाइप का आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको सबके साथ भाईचारे से रहना पड़ेगा। ये थे इसके जो इंपोर्टेंट टर्म थे, वो प्रीएम्बल के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद में एक और चीज बता दूं, लास्ट में जो इंपोर्टेंट चीज आती है, एक मिनट ये देख लो वीडियो कितनी देर की। 37 मिनट हो गए, 5 मिनट की और बात है कि लास्ट में एक चीज आती है कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक केस हुआ था जिसका नाम था बेरूवादी केस। बेरूवादी केस जो हुआ था वो सबसे पहले हुआ था, और ये जो केस हुआ था बेरूवादी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो प्रस्तावना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रस्तावना है ये हमको बताती है कि हमारे भारत का संविधान कैसे होने वाला है, ये हमको बताती है कि हमारा भारत संप्रभुत्व देश होने वाला है, ये हमको बताती है कि भारत समाजवाद देश होने वाला है। समाजवाद तो खैर उस समय ऐड नहीं था, है ना, 1960 में ये केस हुआ था, बेरूवादी केस जो है वो 1960 में हुआ था। तो ये बताती है कि हमको जो है संप्रभुत्व होना है, गणराज्य देश है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, ये तीनों चीज हमको बताती है। समानता है हमारे संविधान में, बिल्कुल है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इसने ये बोला था। यानी बेरूवादी केस ने क्या बोला था? प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसने ये बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दोबारा से बहस छिड़ी,
फिर एक केस जाता है केशवानंद भारती केस, ये था पहला केस। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है केशवानंद भारती केस। कब होता है ये? 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और इसी केस में हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, यानी कि मूलभूत जो हमारा भारतीय संविधान का मूलभूत आधार है, मूलभूत आकृति है, वो इसमें हमें मिली थी। सबसे लार्जेस्ट बेंच यही थी 13 जजेस की। सबसे ज्यादा जो जज बैठे थे फैसला देने के लिए वो इसी केस में बैठे थे। लार्जेस्ट बेंच कितने जज थे? 13 जज, यानी कि 13 जज इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस ने क्या बोला 1973 में? केशवानंद भारती केस ने बोला कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आप प्रस्तावना को चेंज भी कर सकते हो, चेंज का मतलब अमेंड भी कर सकते हो। शर्त क्या होनी चाहिए? कि आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका मूलभूत एक आधार है, आप उसको वायलेट नहीं करोगे। ये केशवानंद भारती ने बोला था। यानी कि अगर जो हम बोले कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन से केस में बना, तो वो केशवानंद भारती केस में बोला था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है। और आप इसे अमेंड भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान को संशोधित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है। और अब तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है अपने संविधान का, और वो जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें ऐड हुई थी, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 चीजें ऐड हो गई थी। ये था आज की प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो यहाँ तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना खत्म हो चुकी है। ठीक है, और अगर आपको समझ आया हो तो आप बता देना कमेंट करके, जो भी हो जैसे भी हो बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारिश आने वाली है, बारिश में देखते हैं क्या खाना खाते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।